नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार जो नेस्बो के लिखे हुए जासूसी उपन्यास द बैट का मेरे द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल। अध्याय 47 आंकड़े। आखिरी बार खैर, क्रिस्टीन ने अचानक एक रात मुझे फ़ोन किया। वह थोड़ा नशे में थी शायद। उसने मुझे किसी बात के लिए डांटा, याद नहीं किस बारे में। उसके जीवन को उजाड़ने के लिए शायद। उसे लगता था कि उसके आसपास के लोग हमेशा उन चीज़ों को उजाड़ने में लगे रहते थे जिनकी उसने बहुत सावधानी से योजना बनाई थी। उन लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है जो अकेले बड़ी हुई हों और गुड़ियाओं के साथ खेलने में बहुत ज्यादा समय बिताया हो। देखो, हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे याद नहीं। मैं शायद ही खुद भी कभी बिना नशे के होश की हालत में रहा हूं। हैरी अपनी कोहनियों पर रेत पे बैठ गया और समुद्र को भरपूर नजरों से देखा। लहरें उठीं, किनारे सफेद हुए और झाग गिरने से पहले एक सेकंड के लिए हवा में अटके रहे, टूटे कांच की तरह धूप में चमकते हुए, और बॉन्डी बीच से परे चट्टानों पर गिर गए। लेकिन मैंने उसे एक बार फिर देखा। दुर्घटना के बाद वह मुझसे मिलने अस्पताल आई थी। शुरू में जब मैंने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने बिस्तर के बगल में देखकर मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा था। वो पीली, लगभग पारदर्शी लग रही थी। वह उतनी ही खूबसूरत थी जितनी कि तब जब मैंने उसे पहली बार देखा था। बरगिता ने उसे साथ में चुटकी काटी। क्या मैं कुछ ज्यादा ही लंबी छोड़ रहा हूं? बिल्कुल नहीं, बोलते जाओ। वह पेट के बल लेटी हुई थी और खिलखिला रही थी। ये क्या है? जब मैं एक पुरानी प्रेमिका के बारे में बात करूं तो तुमको थोड़ी जलन होनी चाहिए, लेकिन जितना अधिक मैं अपने रोमांटिक अतीत के बारे में बताता हूं उतना ही तुम इसे पसंद करती हो। बरगिता ने अपने धूप के चश्मे के ऊपर से उसे झांक के देखा। मुझे ये जानना अच्छा लगता है कि मेरे माचो पुलिस का भावनात्मक जीवन रहा है, भले ही यह काफी समय पहले था। कुछ समय पहले? फिर तुम इसे क्या कहती हो? वह हंस पड़ी। ये मैच्योर, ध्यान से सोच समझ के छुट्टियों में किया गया रोमांस है, जो गहरा नहीं है लेकिन बस इतना करीबी है कि करने लायक है। हैरी ने अपना सिर हिलाया। ये सच नहीं है बरगिता, और ये तुम भी जानती हो। हाँ, ये सही है, लेकिन ठीक है हैरी, ये अभी के लिए ठीक है। कहानी जारी रखो। यदि जानकारी बहुत अंतरंग हो जाती है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। वैसे भी जब मैं तुमको अपने पूर्व प्रेमी के बारे में बताऊंगी तो मुझे मेरा बदला मिल जाएगा। वह एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ गर्म रेत में मचल गई। मेरा मतलब है पूर्व प्रेमी। हैरी ने उसकी सफेद पीठ से रेत झाड़ी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें सनबर्न नहीं होता इस सूरज में? और तुम्हारी त्वचा, तुम हो जो पूरा सन टैन लोशन में डूबे हुए हो। प्रभु होली, मैं बस सोच रहा था कि क्या SPF पर्याप्त है तुम्हारे लिए। चलो छोड़ो, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी त्वचा जल जाए। हैरी ने उसकी हल्की सेंसिटिव स्किन को देखा। जब उसने एक एहसान मांगा था तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे हाँ कह दिया था। चिंता छोड़ो मेरे बाप, और कहानी बताओ। पंखा काम नहीं कर रहा था। धत तेरे की, ये बिल्कुल नया था। वॉटकिंस ने पंखे को पीछे से मारते हुए और स्विच को बंद और चालू करते हुए कहा, बिना किसी नतीजे के। ये
खामोश एल्यूमिनियम और मरे हुए बिजली के एक टुकड़े से अधिक नहीं था। मैकॉर्मिक गुर्राया, इसे छोड़ो लैरी, लॉरा से एक नया मांग लो। आज डी-डे है और हमारे दिमाग में अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं। लैरी, वॉटकिंस चिढ़कर पंखे को दूर ले गया। सब कुछ तैयार है सर। इस क्षेत्र में हमारी 3 कारें होंगी। मिस एंक्विस्ट एक रेडियो ट्रांसमीटर से लैस होगी ताकि हम देख सकें कि वह किसी भी समय कहाँ है। साथ ही एक माइक्रोफोन भी है ताकि हम उसको सुनकर स्थिति का आकलन कर सकें। योजना ये है कि वह उसे अपने फ्लैट में घर ले जाती है, जहां होली, लेबी और मैं बेडरूम की अलमारी, बालकनी पर और गलियारे में तैनात होंगे। अगर कार में कुछ भी होता है या वे कहीं और ड्राइव करते हैं तो 3 कारें पीछा करेंगी। रणनीति? योंग ने अपना चश्मा सीधा किया। उसका काम उससे हत्याओं के बारे में बुलवाने का है सर। वह उसे ये कहकर दबाव में डालेगी कि वह पुलिस के पास ये जानकारी लेकर जाएगी जो कि इंगर होल्टर ने उसे उसकी यौन आदतों के बारे में बताया था। अगर व्हाइट को लगता है कि वो सुरक्षित है और मिस एंक्विस्ट अब बच के कहीं नहीं जा सकती, तो हो सकता है वो बंद जबान खोल दे। हम अंदर जाने से पहले कब तक इंतजार कर सकते हैं? जब तक हमारे पास टेप पर पर्याप्त सबूत नहीं रिकॉर्ड हो जाते। सबसे खराब स्थिति में जब तक कि वह उस पर हाथ नहीं उठाता। जोखिम? ये निश्चित रूप से जोखिम के बिना नहीं है, लेकिन किसी का गला घोंटना एक फटाफट काम नहीं है। हम किसी भी हालत में उनसे केवल कुछ सेकंड दूर होंगे। अगर उसके पास एक हथियार होगा तो? योंग ने कंधे उचकाए। जितना हम जानते हैं उससे ये अस्वाभाविक व्यवहार होगा सर। मैकॉर्मिक उठ गया था और छोटे से कमरे में एक तरफ से दूसरी तरफ चलने लगा था। उसे देख हैरी को अपने बचपन में चिड़ियाघर में देखे हुए एक मोटे बूढ़े तेंदुए की याद आ गई। पिंजरा इतना छोटा था कि पीछे की बारी खत्म होने से पहले ही शरीर का अगला हिस्सा मुड़ने लगता था। आगे पीछे, आगे पीछे। क्या होगा अगर वह कुछ भी कहने या कुछ भी होने से पहले संबंध बनाना चाहता हो? वह मना कर देगी। कह सकती है जैसे कि उसने अपना मन बदल दिया है। उसने केवल उसे कुछ मॉर्फिन देने को राजी करने के लिए कहा था और फिर हम उसे अपने रास्ते जाने देंगे। हम तब तक कोई हरकत नहीं कर सकते जब तक उसे पकड़ न लें सर। मैकॉर्मिक ने अपने ऊपर के होंठ को नीचे के होंठ के नीचे दबा के हवा खींची। वह ऐसा क्यों कर रही है? मौन। क्योंकि वह बलात्कारियों और हत्यारों को पसंद नहीं करती है, हैरी ने एक लंबे विराम के बाद कहा। इसके अलावा? एक और भी लंबी खामोशी। क्योंकि मैंने उससे ऐसा करने के लिए कहा था, हैरी ने अपने वाक्य को लंबा खींचते हुए कहा। क्या मैं तुमको एक तकलीफ दे सकता हूं योंग? योंग सू ने मुस्कुराते हुए अपने कंप्यूटर से ऊपर देखा। जरूर दोस्त। हैरी एक कुर्सी में गिर गया। व्यस्त अधिकारी एक नजर स्क्रीन पर और एक आंख उस पर रखते हुए टाइप करता गया। अच्छा है अगर ये हमारे बीच रहे योंग, लेकिन मैं भरोसा खो चुका हूं। योंग ने टाइप करना बंद कर दिया। मुझे लगता है कि इवांस व्हाइट का पीछा एक बेकार की भागदौड़ है, हैरी ने जारी रखा। योंग हतप्रभ दिख रहा था। क्यों? ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। एंड्रू मुझे अस्पताल में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था और उसके पहले भी। हैरी बोलते बोलते रुक गया। योंग ने उसे आगे बोलने का इशारा किया। वह मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि समाधान
हमारे करीब था, बजाय इसके कि जैसा मैंने सोचा था। मेरा मानना है कि दोषी पार्टी वह है जिसे किसी कारण से एंड्रू खुद गिरफ्तार नहीं कर सकता था। उसे एक बाहरी व्यक्ति की जरूरत थी, जैसे कि मैं, एक नॉर्वेजियन जो आता है और अगली ही उड़ान से जिसे लौटना है। मुझे यही लगा था जब मैंने सोचा था कि ऑटो रेख्तनागल हत्यारा है, क्योंकि वह उसका करीबी दोस्त था। इसलिए एंड्रू चाहता था कि कोई और उसे रोके। हालांकि मेरे लिए अंदर ही अंदर कुछ ऐसा था जो मुझे खटकता था। अब मुझे एहसास हुआ कि ऑटो वह व्यक्ति नहीं था जिसे एंड्रू चाहता था कि मैं पकड़ूं। ये कोई और था। योंग ने अपना गला साफ किया। मैंने पहले इसका जिक्र नहीं किया हैरी, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब एंड्रू ने उस गवाह के साथ बात की जिसने उसी दिन निम्बिन में इवांस व्हाइट को देखा था जिस दिन होल्टर की हत्या हुई थी। अब जो हुआ उसे देखकर मुझे लग रहा है कि इवांस व्हाइट से ध्यान हटाने के लिए एंड्रू के पास एक और मकसद हो सकता है। व्हाइट ने उस पर पकड़ बना रखी थी। इवांस व्हाइट जानता था कि एंड्रू हेरोइन लेता है और उसे फोर्स से बाहर निकालकर जेल में डलवा सकता था। मुझे ये विचार पसंद नहीं है, लेकिन क्या आपने इस संभावना पर विचार किया है कि एंड्रू और व्हाइट ने आपस में हो सकता है कोई सौदा किया हो कि एंड्रू ये सुनिश्चित करेगा कि हम व्हाइट से दूर रहें? ये जटिल होने लगा है योंग, लेकिन ठीक है, हाँ, मैंने उस संभावना पर विचार किया है और इसे अस्वीकार कर दिया है। ये मत भूलो कि ये एंड्रू ही था जिसने हमें फोटो में से इवांस व्हाइट को पहचानने और खोजने में सक्षम बनाया। योंग ने पेंसिल से अपने सिर के पीछे खुजाया। हम उसके बिना भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन इसमें अधिक समय लगता। क्या आप जानते हैं कि किसी भी मामले में हत्या के शिकार के साथी के अपराधी होने की संभावना कितनी है? 58%। एंड्रू जानता था कि आपके उस पत्र का अनुवाद करने के बाद हम इंगर होल्टर के गुप्त प्रेमी को खोजने में काफी संसाधन लगाएंगे। इसलिए अगर वह वास्तव में व्हाइट की रक्षा करना चाहता था और साथ ही उसे छिपाए रखना चाहता था, तो वह मदद भी कर सकता था, दिखावे के लिए। उदाहरण के लिए, आपको ये उल्लेखनीय लगा कि वह एक ऐसी जगह की कुछ दीवारों को तुरंत पहचान सकता था जहां वह 100 साल पहले सिर्फ एक बार गया था, नशे में, है ना? हो सकता है तुम सही हो योंग, मुझे नहीं पता। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि संदेह के और बीज अब बोने का कोई मतलब है, जबकि लोगों को पता है कि क्या करना है। जब बात संकट की आती है तो शायद इवांस व्हाइट ही हमारा आदमी है। लेकिन अगर मुझे सच में ऐसा लगता तो मैं बरगिता को इसमें भाग लेने के लिए कभी नहीं कहता। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारा आदमी कौन है? तुम्हारा मतलब है कि मुझे इस बार कौन लगता है कि हमारा आदमी है? योंग मुस्कुराया। कुछ ऐसा ही। हैरी ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। मैंने पहले ही 2 बार खतरे की घंटी बजा दी है योंग। क्या वह तीसरी बार नहीं था जब लड़के ने भेड़िया चिल्लाया था, जब उन्होंने प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया था? इसलिए मुझे इस बार 100% सुनिश्चित होना होगा। तुम ये सब लेकर मेरे पास क्यों आए हो हैरी? किसी बॉस के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ काम कर सकते हो, खामोशी से पूछताछ कर सकते हो और कुछ डेटा ढूंढ सकते हो जिसकी मुझे जरूरत है, बिल्डिंग में किसी और को भनक लगे बिना। किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे पता है कि ये संदिग्ध लगता है और मुझे पता है
कि तुम्हारे पास खोने के लिए दूसरों से ज्यादा है, लेकिन तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो मेरी मदद कर सकते हो योंग। तुम क्या कहते हो? योंग ने हैरी को देर तक घूरा। क्या इससे हत्यारे को ढूंढने में मदद मिलेगी हैरी? मुझे उम्मीद तो है। अध्याय 48 प्लान। ब्रावो, तुम हो? रेडियो में खड़खड़ाहट हुई। रेडियो ठीक से काम कर रहा है, लेबी ने कहा। वहां सब कैसा चल रहा है? ठीक है, हैरी ने जवाब दिया। वह बिस्तर पर बैठा था और बेडसाइड टेबल पर बरगिता की तस्वीर देख रहा था। यह एक पुष्टिकरण तस्वीर थी। वह युवा, गंभीर और अजीब लग रही थी। उसके बालों में छल्ले थे और कोई झाइयां नहीं थीं क्योंकि तस्वीर ओवर एक्सपोज्ड थी। वह अच्छी नहीं लग रही थी। बरगिता ने कहा था कि उसने बुरे दिनों में प्रोत्साहन के लिए तस्वीर वहां रखी थी, इस सबूत के तौर पर कि कितना कुछ होने के बावजूद उसने कितनी प्रगति की है। टाइम टेबल क्या है? लेबी ने पुकारा। उसे काम से 15 मिनट में छुट्टी मिल जाएगी। वे अभी एल्बरी में माइक और ट्रांसमीटर लगा रहे हैं। क्या वे उसे डार्लिंगहर्स्ट रोड तक गाड़ी में ले जा रहे हैं? नहीं, हमें नहीं पता कि व्हाइट इस इलाके में कहाँ है। हो सकता है कि वह उसे कार से उतरते हुए देख ले और उसे शक हो जाए। वह एल्बरी से पैदल जाने वाली है। वॉटकिंस गलियारे से अंदर आया। बहुत बढ़िया लगता है। मैं गेटवे के पीछे कोने में खड़ा हो सकता हूं और उनके देखे बिना उनका पीछा कर सकता हूं। हम पूरे रास्ते उसके साथ आंखों ही आंखों से दिख के संपर्क बनाए रखेंगे। होली, आप कहाँ हैं होली? यहाँ सर, मैंने आपको सुना। ये सुनकर अच्छा लगा सर। रेडियो लेबी? मेरे पास संपर्क है सर। हर कोई अपनी जगह पर है, बस इंतजार कर रहे हैं। हैरी ने बार बार इस पर गौर किया था। हर तरफ से, खुद से बहस की, हर नजरिए से, और अंत में फैसला किया कि उसे परवाह नहीं है कि वह इसे एक बेकार का घिसा पिटा बचकाना इजहार या एक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक आसान तरीका समझ सकती है। उसने जंगली गुलाब को निकाला जो उसने खरीदा था और उसे बेडसाइड टेबल पर फोटो के बगल में पानी के गिलास में डाल दिया। वह झिझका। शायद ये बरगिता का ध्यान भटका दे। शायद इवांस व्हाइट अगर उसके बिस्तर के पास गुलाब देख ले तो सवाल पूछना शुरू कर दे। उसने एक कांटे पर तर्जनी फिराई। नहीं, बरगिता प्रोत्साहन की सराहना करेगी। गुलाब को देखकर वह और साहस महसूस करेगी। उसने अपनी घड़ी देखी। 8 बज रहे थे। अरे चलो, इसे खत्म करते हैं, वो बैठक में चिल्लाया। अध्याय 49 पार्क में सैर। कुछ गड़बड़ थी। हैरी सुन नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन उसे बैठने के कमरे से रेडियो से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी और ये बहुत ज्यादा थी। हर कोई पहले से ही जानता था कि उन्हें क्या करना है, इसलिए अगर सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था तो रेडियो पर इतनी बातें करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। वह नहीं पहुंची, उसने कहा। क्या? वह ठीक 8:15 बजे एल्बरी से निकली थी। वहां से किंग्स क्रॉस तक पैदल चलने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए थे। ये 25 मिनट पहले की बात है। मुझे लगा कि तुमने कहा था कि वह पूरे समय निगरानी में रहेगी। जहां मुलाकात होनी थी वहां से, हाँ। कोई क्यों? माइक के बारे में क्या? जब वह निकली तो उसके माइक फिट कर दिए थे, है ना? उनका संपर्क टूट गया। उनके पास पहले था और फिर नहीं, एक भी आवाज नहीं आई। क्या हमारे पास नक्शा है? उसने कौन सा रास्ता लिया? उसने धीरे से और जल्दी से कहा। लेबी ने अपने बस्ते से स्ट्रीट एटलस निकाला और हैरी को दिया, जिसने पैडिंगटन
और किंग्स क्रॉस को दिखाने वाला पेज निकाला। वह किस रास्ते से गई होगी? लेबी ने रेडियो पर पूछा। सबसे आसान, विक्टोरिया स्ट्रीट की तरफ से। ये रहा, हैरी ने कहा। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के कोने से होते हुए विक्टोरिया स्ट्रीट से सेंट विंसेंट अस्पताल के पीछे से ग्रीन पार्क के पार बाईं ओर चौराहे तक, जहां डार्लिंगहर्स्ट रोड शुरू होता है, और 200 मीटर आगे जहां हंग्री जैक है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। वॉटकिंस ने रेडियो माइक लिया। स्मिथ, लड़की को खोजने के लिए विक्टोरिया स्ट्रीट पर 2 गाड़ियां भेजो। एल्बरी पर लोगों से कहो कि वे मदद करें। एक कार हंग्री जैक के बाहर खड़ी रहेगी, अगर वह दिखाई दे जाए तो। जल्दी करो और कोई शोर मत करना। जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले तुरंत रिपोर्ट करो। उसने माइक नीचे फेंक दिया। क्या बकवास! क्या चल रहा है? क्या उसे किसी गाड़ी ने कुचल दिया है, लूट लिया है, बलात्कार किया है? सत्यानाश! लेबी और हैरी ने एक दूसरे को देखा। क्या व्हाइट हो सकता है विक्टोरिया स्ट्रीट तक गाड़ी चलाकर आया हो, उसे देखा हो और वहां से उसे उठा लिया हो? लेबी ने सुझाव दिया। उसने उसे पहले भी देखा है एल्बरी में, और शायद उसे पहचान लिया हो। रेडियो ट्रांसमीटर, हैरी ने कहा। ये अभी भी काम कर रहा होगा। ब्रावो, ब्रावो, वॉटकिंस बोल रहा हूं। क्या आपको उसके ट्रांसमीटर से कोई संकेत मिल रहा है? हाँ, एल्बरी की दिशा से। तो वह बहुत दूर नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया, आउट। तीनों आदमी चुपचाप बैठे रहे। लेबी ने हैरी को एक नजर देखा। पूछो कि क्या उन्होंने व्हाइट की कार देखी है, हैरी ने कहा। ब्रावो, सुनो, लेबी बोल रहा हूं। काली होल्डन के बारे में क्या किसी ने इसे अभी तक देखा है? नहीं। वॉटकिंस बेचैन हो गया और दबी हुई सांसों में गालियां देते हुए फर्श पर टहलने लगा। हैरी जब से बैठक में आया था तब से ही नीचे झुका हुआ था, और अब उसने देखा कि उसकी जांघें कांप रही थीं। रेडियो में खड़खड़ाहट हुई। चार्ली, यह ब्रावो है, सुन रहे हो? लेबी ने लाउडस्पीकर का बटन दबाया। चार्ली बोल रहा हूं, ब्रावो, बोलो। स्टोल्स बोल रहा हूं, हमें ग्रीन पार्क में ट्रांसमीटर और माइक्रोफोन वाला बैग मिल गया है। लड़की जैसे हवा में गायब हो गई है। बैग में? हैरी ने कहा। क्या ये उसके शरीर पर टेप से चिपका हुआ नहीं होना चाहिए था? वॉटकिंस ने घबराहट में कहा। शायद मैं कहना भूल गया था, लेकिन हमने आपस में बात की कि अगर वह उसके साथ लिपट गया तो क्या होगा। उसे पकड़ लिया और खैर आप समझ सकते हैं, कुछ किया। मिस एंक्विस सहमत थी कि उपकरण बैग में रखना सुरक्षित होगा। हैरी अपनी जैकेट पहन चुका था। तुम कहाँ जा रहे हो? लेबी ने पूछा। वह उसका इंतजार कर रहा था, हैरी ने कहा। शायद उसने एल्बरी से उसका पीछा किया। उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। मुझे लगता है कि उसने कपड़े पे डाइथाइल ईथर का इस्तेमाल किया होगा, वैसे ही जैसे ऑटो रख्तनागल के साथ हुआ था। सड़क पर? लेबी ने संदेह भरे लहजे में कहा। नहीं, पार्क में। मैं अभी जा रहा हूं, वहां मेरा कोई परिचित है। जोसेफ पलकें झपकाता रहा। वह बहुत ज्यादा नशे में था। मुझे लगता है कि वे वहां खड़े होकर चुंबन कर रहे थे, हैरी। तुमने ये 4 बार कहा है, जोसेफ। वह कैसा दिखता था? वे कहाँ जा रहे थे? क्या उसके पास कोई कार थी? जब वह उसे घसीट कर ले गया तो मिक और मैंने कहा कि वह हमसे भी ज्यादा नशे में थी। मुझे लगता है कि मिक को इस बारे में उससे ईर्ष्या हुई होगी। मिक को नमस्ते कहो, वह फिनलैंड से है। मिक दूसरी बेंच पर लेटा हुआ था और नशे से बेहोश हो चुका था। मेरी तरफ देखो जोसेफ, मेरी तरफ देखो। मुझे उसे ढूंढना है, समझ रहे हो? वह आदमी शायद हत्यारा है। मैं कोशिश कर रहा हूं हैरी, मैं वाकई कोशिश कर रहा हूं। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। जोसेफ ने
अपनी आंखें बंद कर ली और झींकते हुए अपने माथे पर मुक्का मारा। इस पार्क में रोशनी इतनी खराब है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं देख पाया। मुझे लगता है कि वह काफी बड़ा था। मोटा, लंबा, गोरा, काला, लंगड़ा, चश्मा, दाढ़ी, टोपी। जोसेफ ने जवाब में अपनी आंखें ऊपर को की। क्या तुम्हारे पास एक सुट्टा है दोस्त? इससे मुझे ठीक से सोचने में मदद मिलती है ना? लेकिन दुनिया भर की सारी सिगरेटें जोसेफ के दिमाग में छाई शराब की धुंध को नहीं मिटा सकती थीं। हैरी ने उसे बचा हुआ सारा पैकेट दे दिया और कहा कि जब मिक होश में आए तो उससे पूछे कि उसे क्या याद है। ऐसा नहीं कि उसे लगा कि बहुत कुछ पता चलेगा। जब हैरी बरगिता के फ्लैट पर लौटा तो सुबह के 2 बज रहे थे। लेबी रेडियो के पास बैठा था और हैरी को सहानुभूति भरी निगाहों से देख रहा था। तुमने यत्न किया, क्यों? कोई फायदा नहीं हुआ, है ना? यत्न? ये हैरी की समझ से परे था, लेकिन उसने सहमति में सिर हिलाया। कोई फायदा नहीं, उसने कुर्सी पर गिरते हुए कहा। स्टेशन पर माहौल कैसा था? लेबी ने पूछा। हैरी ने सिगरेट के लिए हाथ इधर उधर मारे, लेकिन उसे फिर एहसास हुआ कि उसने उन्हें जोसेफ को दे दिया है। लगभग अस्त व्यस्त होने की हालत में है। वॉटकिंस आपा खोने की हद पे है और कारें सिडनी के चारों ओर तेजी से सायरन बजाती पागलों की तरह घूम रही हैं। व्हाइट के बारे में उन्हें सिर्फ इतना पता है कि वह आज सुबह निम्बिन में अपने फ्लैट से निकला और 4 बजे की सिडनी की फ्लाइट पकड़ी। तब से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने लेबी से सिगरेट मांगी और वे चुपचाप धूम्रपान करने लगे। घर जाओ और कुछ घंटे सो जाओ सरगे। मैं आज रात यहीं रहूंगा। कहीं बरगिता आ गई तो रेडियो चालू छोड़ दो ताकि मुझे खबर रहे। मैं यहीं सो सकता हूँ हैरी। हैरी ने अपना सिर हिलाया। घर जाओ, अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। लेबी ने अपनी चिकनी खोपड़ी पर सिडनी बैग की टोपी लगाई। वह दरवाजे के पास खड़ा रहा। हम उसे ढूंढ लेंगे हैरी। मैं इसे अंदर से महसूस कर सकता हूँ, इसलिए धीरज रखो दोस्त। हैरी ने लेबी की तरफ देखा। ये कहना मुश्किल था कि लेबी को अपनी ही बात पर विश्वास था या नहीं। जैसे ही वह अकेला हुआ, उसने खिड़की खोली और छतों पर नजर डाली। मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन हवा अभी भी हल्की थी और शहर लोगों और हर कोने से भोजन की गंध के साथ घुल मिल गई थी। ये ग्रह के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक में, ग्रह की सबसे खूबसूरत गर्मियों की रातों में से एक थी। उसने तारों से भरे आसमान की तरफ देखा। छोटी छोटी चमकती रोशनियों की एक अनंतता जो अगर वह काफी देर तक देखता तो जीवन से स्पंदित लगती। ये सब अर्थहीन सुंदरता। उसने अपनी भावनाओं का परीक्षण किया। वह उन्हें अपने पे हावी नहीं होने दे सकता था। अब नहीं, अभी नहीं। सबसे पहले अच्छी भावनाएं। बरगिता का चेहरा, उसके हाथों के बीच, उसकी आंखों के किनारों पर हंसी की रेखाएं। बुरी भावनाएं, ये वे भावनाएं थीं जिन्हें उसे दूर रखना था, लेकिन उसने उन्हें महसूस होने दिया, जैसे कि देखने के लिए कि उनमें कितनी शक्ति थी। उसे लगा जैसे वह बहुत गहरे समुद्र के तल पर एक पनडुब्बी में बैठा हो। समुद्र दबाव डाल रहा था। उसके चारों ओर पहले से ही चरमराहट और धमाके शुरू हो गए थे। वह केवल ये आशा कर सकता था कि पतवार टिकी रहेगी, कि आत्म अनुशासन में जीवन भर का प्रशिक्षण आखिर कारगर होगा। हैरी ने उन आत्माओं के बारे में सोचा
जो अपने सांसारिक खोल के मर जाने पर सितारे बन गई थीं। वह खुद को विशेष रूप से एक सितारे की खोज करने से रोकने में कामयाब रहा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो नेस्बो के लिखे जासूसी उपन्यास द बैट का मेरे द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल के अंश 3 के अध्याय 47, 48 और 49। इसके आगे के अध्याय लेकर आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।